नमस्कार, मैं हूं तरुण शर्मा और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं सत्यकाम आनंद, जिन्हें आप गैंग्स ऑफ वासेपुर, NH10, मसान इन सभी फिल्मों में देख चुके हैं और खासकर कमांड एंड आई शैल ओबे में इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। जी। सो सत्यकाम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सीधा हम जानना चाहेंगे कि सिनेमा का सफ़र कैसे रहा। आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वहाँ से लेकर, बिहार से हैं आप, जी। बिहार जी। से मुंबई, बॉलीवुड, जी। ये सीधा सिनेमा में आए कि पहले थिएटर का पड़ाव भी था आपके जीवन में? हाँ, है वैसे तो है बहुत लंबी घटना, मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ जी आपको। यात्रा तो मेरी थिएटर से ही है, जी जी क्योंकि घर वालों ने ही मुझे भेजा था थिएटर में, और थिएटर में इसलिए भेजा गया था क्योंकि मेरा एडमिशन कहीं कराना था, वहाँ पे मेरी मार्क्स कम थे। तो वहाँ से मेरा थिएटर का सफ़र शुरू हुआ, और थिएटर के बाद ये लगा कि अब एक बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी फील हुई थिएटर को लेकर जब उसको करने लगा। तो मन में एक जिज्ञासा आई कि अब आगे का जो भी काम है हम थिएटर में अपनी ज़िंदगी क्यों ना जाएं। तो ये बात जब घर में बात हुई तो थोड़ा सा जो जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, एक हर फादर, अब लगता है ऐसा कि हर फादर एक इनसिक्योर फील करता है कि किस फील्ड में जा रहे हो आप, बट उस समय समझ नहीं थी हम मुझे। तो वो बड़ा पंगा शुरू हो गया घर में। हमारे फादर का कहना था कि आप नहीं कर सकते हो काम, मैंने कहा करना है ये काम। तो ये आपस में चलती रही चीज़ें। फाइनली ज़िद थी, एक बहुत बड़ी ज़िद थी, तो फादर को मानना पड़ा, और वहाँ से मैं दिल्ली गया। दिल्ली में थिएटर किया और उसके बाद मुंबई। तो मैं सीधा गैंग्स ऑफ वासेपुर के MLA JP सिंह पे आना चाहूँगा। जी जी। तो आपके ऊपर जो एक डायलॉग फिल्माया गया था इनके ऊपर, तिग्मांशु धूलिया बोलते हैं, अरे बेटा तुमसे ना हो पाएगा। जी जी। तो वो उसको लेके बहुत मीम बने, यानी कि उसको आप कह सकते हैं कि मोस्ट वायरल यस मीम है यस भारत का। बिल्कुल। तो सर, कहीं रियल जिंदगी में आपके ऊपर ये प्रेशर तो नहीं आ गया था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा? नहीं नहीं, देखिए सच्चाई यही है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर जिन लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो ये बात पिताजी कह रहे हैं। और पूरी जो फिल्म है वो लड़ाई किसकी है? लड़ाई है वर्चस्व की, कि धनबाद पर, वासेपुर पर राज किसका होगा। तो फिल्म का जब एंड होता है तो राज मेरा ही होता है। तो वो एक स्ट्रैटेजी थी, और मुझे लगता है कि जैसे JP सिंह समझ गया था, वैसे मैं रियल लाइफ में समझ चुका हूँ कि ये जो इस तरह के जो फादर्स होते हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, तो हमें उस जोन में नहीं जाना है जिस जोन में आप बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें उस जोन में जाना है कि इसलिए मैं ये पूछना भी चाह रहा था, क्योंकि एक बहुत एक व्यंग्य के रूप में कहा जाता है ये डायलॉग, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, तो इसको हम थोड़ा सा दूसरे रूप में लेंगे, मज़ा लेके करेंगे, तो हमको वहाँ से ना इंस्पिरेशन मिलेगा, और मन में आएगा कि मुझसे ही होगा, मैं ही करूँगा, मुझसे ही होगा, मैं ही करूँगा नहीं, सिर्फ मुझसे होगा। और आज के डेट में जिस विषय पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ये एक टैग लाइन है कि मुझसे ही होगा। थोड़ा उस वहाँ जाने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर एक कल्ट फिल्म बन चुकी है, एक इतिहास बना चुकी है। आप थोड़ा ज़्यादा बताइए, उस फिल्म को बनाते वक्त अनुराग कश्यप जब वो बना रहे थे तो किस तरह का फील था, किस तरह का माइंडसेट चल रहा था? ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, उसमें पंकज त्रिपाठी थे, मनोज वाजपेयी थे। हाँ। तो किस तरह का माहौल था उस टाइम? तो उस टाइम आप लोग सोच रहे थे कि ये वाकई ये बहुत बड़ी फिल्म बनने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से पिक्चराइज किया जा रहा था, जिस परिवेश में अलग तरह का सब्जेक्ट था, तो ओवरऑल क्या फील था उसको लेके, हर एक के दिमाग में फिल्म को लेके? देखिए, उसमें मुझे लगता है कि मनोज वाजपेयी को छोड़कर लगभग सारे लोग नए हैं। जी जी। और वो सारे लोग वो हैं जिनको तलाश थी कि एक मौका मिले, एक मौका मिले, एक मौका मिले। तो ये मेरे अंदर की बात है, और चूँकि मैं रहा हूँ तो मुझे पता है ये सबके अंदर की बात थी। तो अनुराग सर के बारे में अगर कहा जाए तो उन्होंने कास्ट ही ऐसा किया, उनका ऐसा मानना है, कहते भी हैं वो, कि अगर आपकी कास्टिंग किसी फिल्म की तगड़ी हो गई तो आपका 60% काम खत्म है। तो यानी उन्होंने बहुत चुन चुन के कास्ट किया है। तो हम सबको, मतलब चूँकि हमारी बात होती थी, तो हम सबको इस बात का पता ज़रूर था कि अनुराग कश्यप के साथ हमने काम कर लिया तो हमारे ऊपर एक स्टैंप लग जाएगा, जिसको हम ISI मार्क कहते हैं, कि अब हमें प्रूफ नहीं करना है। क्योंकि मार्केट में ये तभी भी था, आज तो खैर सब जानते हैं, ये तभी भी था कि अरे अनुराग कश्यप की फिल्म में काम किया है भाई, एक्टर होगा वो, एक्टर तो होगा वो। तो हमें इतना ही मालूम था कि चलो एक ऐसे बंदे के साथ हमने काम किया कि अब हमें प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि मैं एक्टर हूँ या नहीं हूँ। इसी सोच में सब काम कर रहे थे। लेकिन जब टीम शुरू हुई, वर्कशॉप जब हुआ, और जिस तरह का वर्कशॉप का माहौल था, मतलब कमाल की बात यह है कि 10 दिन का वर्कशॉप हुआ, और एक दिन भी ये बिल्कुल बात नहीं हुई कि कौन कैसा एक्टिंग करेगा, कि तुमको ऐसे एक्टिंग करनी है, कि तुमको ऐसे एक्टिंग करनी है। खाली फालतू की बात है, सिर्फ फालतू की बातें। बाद में आप जब समझ में आता है कि फालतू की बातें नहीं थी, वो पूरी एक केमिस्ट्री थी जो कि वासेपुर में दिख रही है, जो स्क्रीन पे दिख रही है। तो
वहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया था कि अनुराग सर का ये था कि जैसे मैंने ही सवाल किया था उनसे, नए नए जैसे हम गए थे हम लोग, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि सर से पूछना है, कुछ क्लियर करना है। तो मैंने बोला कि सर आपसे एक सवाल पूछना था मुझे, तो बोले बोलो बोलो बोले, सब था ही। तो मैंने बोला कि सर हम में कुछ है, इसलिए आपने हमको कास्ट किया और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मैं एज एन एक्टर आपसे जानना चाह रहा हूँ सर कि एज ए डायरेक्टर आपकी अपनी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। जी जी। मतलब आप क्या चाहते क्या हो, आपकी इच्छा क्या होती है कि एक एक्टर से क्या आपके नीड्स होते हैं जो भी। तो उन्होंने कहा कि बढ़िया सवाल है तुम्हारा, लेकिन इसका जवाब ये है कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कुछ। उन्होंने यही कहा कि पता है मैं कुछ चाहता नहीं, मुझे ना उन लोगों पर बहुत ये आता है जो आते हैं ना ऑडिशन से पहले और कहते हैं कि मैं आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम दिस, आई एम दैट, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो वो राइट प्लेस नहीं है ये कहने का, और कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको मौका मिले कर दो। तो मैं वो हूँ कि जब आप बोलते हो कि मैं तिस्मार खान हूँ, तो आप अपने बैग से एक गोला निकाल के फेंकेंगे तो मैं ये बताऊँगा कि ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए दैट आई डोंट नो, और मैं आपको बताऊँगा भी नहीं। तो ये इतना कमाल का क्लियर हो चुका है कि सामने, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है काफ़ी, तो हर तरह के माहौल में काम किया है, तो वहाँ पे 90% यही होता है कि डायरेक्टर आपको एक्टिंग करके भी सिखाने लगते हैं कि नहीं आपको ऐसे ही करना है, आपको वैसे ही करना, तो करना है, ऐसे ही करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। इस माहौल में 90% यही माहौल है। और वहाँ पे एक आदमी ये कह रहा है कि भाई मुझे नहीं पता क्या करना है, तुमको जो करोगे वो सो करो, मैं कहूँगा कि ये नहीं है तो तुम दूसरा गोला फेंको। बोलते हो ना तिस्मार खान हो। तो ये लगा कि यार इतनी बड़ी फ्रीडम कहाँ मिलेगी, जो आदमी कह ही नहीं रहा है कि तुम मेरे अनुसार एक्टिंग करो, और वो ये कह रहा है कि आपकी कास्टिंग इसलिए हुई है क्योंकि हमें पता है कि आप एक्टर हैं, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपको करना क्या है। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल, जो जब एक कलाकार को फ्रीडम मिलती है तो उसका बेस्ट निकल के आता है सामने, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है। फ्रीडम के साथ इस बात को जता देना उस आर्टिस्ट को कि आप पे बिलीव है, हमको ट्रस्ट है आप पे, और आप इसीलिए हैं क्योंकि आप ही कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये साइकोलॉजिकली सीधा कनेक्शन है इसका, जहाँ पे आपको लगता है कि अब साला कौन रोकेगा हमें, तो आप एक रंग में आते हैं। और जैसा कि मुझे समझ है कि जब किसी भी कार्य को करने का एक मतलब जो पॉजिटिव फेज़ होता है, 90% हम लोग ये कोशिश रहती है हमारी, मतलब माइंड सेटअप ये रहता है कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, हमें चुना गया है कि हाँ भाई ये एक्टिंग के लिए मैंने इसको चुना है, तो यस मैं अपना जिम्मेदारी निभाऊंगा, मैं उनकी विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, मैं उनकी आशाओं पे खरा उतरूंगा। इस तरह का माइंड सेटअप होता है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस होता है। लेकिन जैसे आप इसके ऊपर वाले फेज़ पे जाते हैं, जहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना है, तो वहाँ पे आदमी इंजॉय करता है, और जहाँ पे इंजॉयमेंट होता है सर, वहाँ पे चमत्कार होता है। जी 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 सर, ये है मेरा मानना। और चमत्कार का दूसरा नाम अगर कहा जाए तो वासेपुर है फिल्म। तो चमत्कार हुआ है वासेपुर में, क्योंकि सर ने हमें प्रूफ करने से आज़ाद कर दिया कि आपको प्रूव नहीं करना है कि आप बढ़िया एक्टर हो, जो तुमको करना है तुम वही करो जो तुमको करना है, क्योंकि हमें पता है क्योंकि आपको क्यों लिया गया है। तो इस तरह का माइंड सेटअप में आप खेलते हैं, आप अपने दुनिया से, मतलब सिर्फ फ्रीडम नहीं होती, आपको पता है कि मैं जो लिखूंगा वो आदमी मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो मेरी वैल्यू समझ रहा है, ऐसे ही नहीं कि हायर नहीं किया उसने मुझे। तो ये माइंड सेटअप में कोई भी काम होगा तो सर वो चमत्कार ही होगा। जी, गैंग्स ऑफ वासेपुर और उसके आगे पीछे आपके अच्छे रोल आए, मसान में आप थे, और खासकर नेशनल अवार्ड आपको जिसके लिए मिला, कमांड एंड आई शैल ओबे जी। उसके बाद एक लंबी खामोशी दिखती है हमें, तो उस दौरान सत्यकाम नंद क्या कर रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे सिनेमा में? जी मैं बताऊंगा, लेकिन एक करेक्शन करूंगा छोटा सा कि दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में मुझे अवार्ड मिला था। जी जी जी। नेशनल में नहीं मिला था। जी जी। ये थोड़ा बहुत लोगों को गलतफहमी हो जाती है, तो मुझे क्लियर करना ज़रूरी है। जी जी जी। कि 10th दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। जी जी। और बड़े बड़े लोग थे कंपटीटर, तो बड़ा ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। बाकी जो आपका दूसरा सवाल था कि एक लंबा गैप हुआ, काफ़ी लंबा गैप हुआ, उसका कारण मुझे शेयर करते हुए बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो उसका कारण मूलतः ये हुआ था कि जब गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के बाद मेरे पास भी फिल्म का ऑफ़र आए थे, तो मेरे पास 8 फिल्मों का ऑफ़र आया था उस टाइम पे। तो उस 8 फिल्मों में 5 फिल्में वो थी जिसमें मुझे वो जेपी सिंह ही कास्ट करना चाहते थे। वही कदकाठी, वही मूछ, वही बाल, वही ठाकुर का कोई ठाकुर है तो कोई ठेकेदार है तो कोई दबंग है,
इस जो टाइप एक से। इजी ऑप्शन चुनता है कास्टिंग वाला कि भैया ये दे दो, थोड़ा वो रिकलेक्ट भी करेंगे और नहीं, थोड़ा ये डायरेक्टर की डिमांड होता है हमारे सेट, हमारे इंडिया का एक मतलब मुझे लगता है कि गलत है, सही नहीं है, बट एक टेक्निकली ये भी होता है कि आप जिस रूप में सामने आते हैं लोग उसी रूप में आपको कास्ट करते हैं। जी जी आप वो चाहते नहीं कि दूसरा बदल डाले, बहुत रेयर होता है। तो मुझे करना नहीं था वासेपुर में अपना, सॉरी, वो जेपी सिंह, मतलब हर फिल्म में जेपी सिंह ही दिखूं, मुझे मतलब ही नहीं था। प्लस मेरे पास 3 ऐसी फिल्म थी कि मेरे पास एक ऑप्शन था कि भाई 3 है तो 5 नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। 3 थी और तीनों मज़ेदार फिल्म थी। तो उसमें एक फिल्म है मिसेज स्कूटर, जिसमें मैं और अंजलि पाटिल हैं। अंजलि पाटिल नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस रह चुकी हैं, एनएसडी पास आउट हैं, और बहुत ही प्यारी कहानी थी। तो ये अब ये अभय देओल प्रोडक्शन से ये रिलीज़ हुई थी अमेज़ॉन पे, और अमेज़ॉन पे तब रिलीज़ हुई थी जब हमारे यहाँ इंडिया में हम अभी यूज टू नहीं हुए थे ओटीटी को लेकर। तो ये आई और गई, पता ही नहीं चला, क्योंकि थिएटर में आती तो समझ में आता। उसके बाद दूसरी एक फिल्म है द माया टेप, जिसमें मैं और नवाज भाई हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड में हम लोग। जी जी हाँ, मैंने सुना है उस फिल्म के बारे में। उस फिल्म का किस्सा क्या है? वो अभी तक आई नहीं है। हाँ, उस फिल्म का किस्सा ये है कि थोड़ा बताता हूँ। निखिल हैं जो राजकुमार हिरानी के असिस्टेंट रह चुके हैं, उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है। तो आप और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं लीड में, उसमें हम, हाँ जी, उसमें लीड में है। और बहुत उस समय की बहुत प्यारी फिल्म थी, ये काफ़ी टाइम हो गया अब तो, और बहुत टाइम तक समझ ही में नहीं आया हमें कि भाई प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, क्यों नहीं रिलीज़ हो रही है। तब नवाज नहीं थे, यानी कि मार्केट में उनकी वैल्यू नहीं थी। उसके बाद नवाज भाई मार्केट में एंट्री किए, छा गए, एक जो कहते हैं मार्केट में जो वैल्यू होना, सेलेबल हो गया एक्टर। उसके बाद भी रिलीज़ नहीं हुई, तो बहुत दिमाग में क्वेश्चन आया, और मुझे भी आया, और बहुत सारे जो भी लोग जानते थे सबका, कि भाई अब तो रिलीज़ होना चाहिए, अब तो नवाज भाई मार्केट में आ गए हैं, अब तो डिस्ट्रीब्यूटर उनको हाथों हाथ ले रहा है। उसके बाद भी नहीं आई, और बहुत कुछ सही आंसर नहीं मिल पा रहा था। तो मैं आपको 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। उस प्रोडक्शन का नाम है कैट एंड माउस। 2 दिन पहले मेरी मीटिंग सेम प्रोडक्शन में हुई है, मैं उस प्रोडक्शन के लिए फिर से काम कर रहा हूँ एक नई फिल्म में। तो उनके जो रमेश भाई हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ उस फिल्म का। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फिल्म बेच दी थी किसी और को, जो शेयर होल्डर कोई था, ऐसा करके 4 पार्टनर मिलके उन लोगों ने एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था, और हमसे हमारी फिल्म ले ली, हमने बेच दी फिल्म कि बड़े लेवल पर, ग्रैंड लेवल पर रिलीज़ करेंगे। उनके आपस में मतभेद हो गया, क्या होगा, सारी चीज़ें हो गई। अब उनका ये कहना है कि भाई हमने अब तो आपकी फिल्म खरीद ली है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, आपका राइट्स कुछ है नहीं। तो ये तो कंक्लूज़न आ रहा है उसका। तो ये आई नहीं मार्केट में। एक और फिल्म थी, वो भी नहीं आई। तो ये तीनों आई नहीं। तो क्या हुआ कि 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज़ हुई थी। जी जी 14 के अराउंड तक ये तो शूटिंग में हम लोग बिजी रह गए। जी जी तो 14 तक मेरी कोई फिल्म ही आई नहीं। जी जी जो गैप भी पड़ गया। जो आई सो पता ही नहीं चला किसी को। तो शूटिंग तो गैप भी पड़ गया, और दूसरा हुआ कि उसके बाद ये तीनों फिल्म आई नहीं, और जो मुझे ऑफर आया था 5 और, वो मैंने छोड़ दिया था। तो एक गैप हो गया, यानी कि 2014 तक ऐसा हुआ कि फिल्म भी नहीं आई। और अच्छा, उस समय ऐसे भी नहीं थे वैल्यूज़ की बहुत पैसे कोई देगा हमें, हम भी तो नए नए अभी मार्केट में आए हुए थे, ऐसा। तो पैसे भी नहीं आए बहुत, और काम आना बंद हो गया। तो एक अजीब सा ठहराव आ गया कि अब क्या, मतलब अब फिर से शुरुआत करना पड़ेगा। मतलब अगर एग्जांपल दूं आपको, तो ऐसा हो गया कि जैसे हम अपना पैदल चल रहे थे हम लोग, और गैंग्स ऑफ वासेपुर ने एक 6th फ्लोर का मुझे एक ऐसा जंप किया कि मैं 6th फ्लोर पे खड़ा हो गया। और 3 साल के बाद ऐसी स्थिति आई कि 6th फ्लोर से गिर गया मैं। तो गिरा तो सर, मैं गिरा ही नहीं, धंस गया अंदर, क्योंकि हाइट से गिरा। जी 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 अब वापस निकल के फिर से गेट पे परमिशन मांगना कि क्या मैं एक्टर हूँ, आप मुझे, ये बहुत टफ काम है। तो और बहुत, अक्सर फिल्म इंडस्ट्री को इससे गुजरना पड़ता है, हर किसी को हाँ, गुजरना तो पड़ता बहुत है। टफ था, ऑब्वियसली बहुत टफ था। और अच्छा, मैं कास्टिंग में भी था, मुकेश छाबरा के साथ मैं कास्टिंग में असिस्ट करता था उनको। तो एक कास्टिंग वाले की जो पोजीशन होती है, वो खड़ा होता है और आर्टिस्ट आते हैं, तो सब जानते हैं। फिर से वापस जाना, उसी रो में खड़ा होना जिस रो में सब लोग खड़े हैं, और गया हूँ मैं। लोग पूछे भी, कह रहे सर आप भी यहाँ कास्टिंग कर रहे हैं क्या? मैं कि नहीं, मैं आया हूँ यहाँ पे। तो सर आप तो वासेपुर किए थे, तो आए हैं। तो हाँ, तो वो अपने आप को मैनेज करने में मुझे 2-2.5 साल लग गए। उस बीच में गलत रास्ते पे भी गया मैं, नशा भी हुआ, क्योंकि वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था, हैंडल नहीं हो पा रहा था। बट मैं उससे बाहर निकला और ये जाना शुरू किया। फिर उसके बाद जो काम मिल रहा था, जिस तरह का काम, वो काम वही मिल रहा था जैसे आप मार्केट में हो नहीं हैं। तो एक बहुत लंबा स्ट्रगल चला कि यार ये तो मतलब जो चाहिए था वो तो मिल ही नहीं रहा है।
और फिर से आपको ज़ीरो शुरू करना पड़ रहा है, एक लंबी लड़ाई फिर से शुरू करनी है, तो ये कैसे होगा कैसे? इस उलझन में बहुत उठापटक चला दिमाग में, बहुत उठापटक चला। उस उठापटक में कुछ चीज़ें सुलझी, बहुत क्लियर सुलझी चीज़ें, जीवन के बारे में पता चला, सच्चाई क्या है वो पता चला, कि मतलब कहते हैं ना कि परम सत्य क्या है। जी जी। प्रैक्टिकल वे में बात कर रहा हूँ मैं कि परम, तो ये सब पता चला कि भाई ऐसा होगा मैं नहीं। बीच में आपको काट रहा हूँ, जब तक मैंने आपके बारे में सुना, आप थिएटर के डायरेक्टर भी थे, आपने थिएटर काफ़ी अच्छे लेवल पे किया हुआ इंडिया में। जी। तो क्या एज ए फिल्म मेकर भी आपका विजन था कभी? नहीं, कभी फिल्म मेकर विज़न नहीं था, मुझे तो फिल्म में ही नहीं आना था। जी जी जी। ठीक है, तो विज़न कभी फिल्म मेकर नहीं था, या कभी सोचा नहीं था ऐसा कि मुझे फिल्म भी डायरेक्ट करूँगा। जी जी। इन परिस्थितियों ने, जो हम अभी बात कर रहे हैं, इन परिस्थितियों ने ऐसा लाया कि जब कैलकुलेशन हुआ हमारा, मतलब करने लगा मैं कि बॉस क्या सच्चाई यही है कि आपको छोटा रोल मिल रहा है, सच्चाई यही है कि आपको बड़ा नहीं मिलेगा, सच्चाई यही है कि आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो ओके, तो ये तो है एक ऑप्शन, और क्या हो सकता है? तो और क्या हो सकता है, मैं कुछ दिमाग चलना शुरू हुआ, तो मुझे एक रास्ता निकला कि मुझे ये बात समझ में आई कि दो ही चीज़ है सपने को, किसी भी इंसान का जो सपना होता है, ड्रीम होता है, उसको पूरा करने का दो ही रास्ता है मेरे अनुसार। एक तो ये है कि कोई आपका सपना पूरा करेगा, यानी कि मैं एक एक्टर हूँ तो कोई मुझे ब्रेक देगा, जैसे अनुराग सर ने मुझे ब्रेक दिया गैंग्स ऑफ वासेपुर में, तो उन्होंने दिया इसलिए मैं जेपी सिंह हो गया और गैंग्स ऑफ वासेपुर और मीम्स की दुनिया का बादशाह हो गया, ये उनकी मर्जी थी। तो एक ये मुझे क्लियर हुआ कि एक चीज़ तो ये कि भाई दूसरा जब आपको देगा, उसको आप ईश्वर कहें, किस्मत कहें, डायरेक्टर कहें, व्हाटएवर कहें, उसको हम गॉडफादर कहते हैं, तो दूसरा वो देगा तो आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। तो वो कब देगा, नहीं देगा, क्या देगा, वो तो उसकी मर्जी पे है। वो रास्ता क्यों ना अपनाया जाए जो कि मेरी मर्जी पे है, जो मैं चाहूँ, जिसको हम लोग मेहनत कहते हैं। तो ये मुझे बहुत क्लियर हुआ कि किस्मत, ईश्वर, ये क्या है, इनकी भूमिका क्या है और मेहनत क्या है। तो इसमें ये क्लियर हुआ कि मेहनत वो चीज़ है कि मैं स्वयं अपने लिए अपना रास्ता बनाऊं, स्वयं अपने लिए अपना प्लेटफॉर्म बनाऊं। तो ये बात दिमाग में आई, और वहाँ से कि भाई कैसे पॉसिबल है, तो उससे कनेक्ट हुआ कि यार हम थिएटर कैसे करते थे, नाटक जब करते थे तो हम ऐसे ही करते थे, पैसे तो होते नहीं थे तभी, तो ये होते थे कि यार एक नाटक करना, एक जुनून था कि नाटक करना है यार, उसको दिखाना, ये करना है, साला मुझे अपने आप को दिखाना है, इस तरह के तेवर होते थे हमारे। और हम एक दूसरे से मिलते थे कि यार सुनना, नाटक करना तो करेगा, तो हाँ करूँगा, तो ऐसा करना पड़ेगा टाइम, तो करके मिल के हम बिना पैसे के प्ले करते थे। तो वो चीज़ कनेक्ट हुआ कि जब बिना पैसे के हम प्ले कर सकते हैं, तो यानी कि वो एक प्लेटफॉर्म है। जब हमें वहाँ के डायरेक्टर काम नहीं देते थे तो हम अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाते थे, तो क्यों ना यही तरीका मैं अपने लिए बनाऊं पिक्चर के लिए। तो ये आया दिमाग में कि यार अब तो ये तो आ गया कि तो बनाना पड़ेगा अपना तरीका। फिर ये लगा कि यार ये तो पूरी टीम की ज़रूरत है, किसको बुलाऊंगा, उसको बुलाऊंगा, नहीं बुलाएगा, आएगा नहीं आएगा, फिर वही झंझट होगा। तो क्या किया जाए, तो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू हो गया कि नहीं, अब डायरेक्ट कहानी भी मैं ही लिखूंगा, डायरेक्ट भी मैं ही करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आने लगा। चूँकि काम किया हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, तो एक्सपीरियंस था, पढ़ने लिखने वाले आदमी हम लोग हैं, टीचर फैमिली से हूँ मैं, तो पढ़ाई में शुरू से रहा एजुकेशन में कि तो उसको पढ़ा गया, तो उसमें हर चीज़ को समझना शुरू किया मैंने। तो अभी एक कैमरा और एडिट का जो मशीन है उसको ऑपरेट करके फिल्म से जुड़ी हुई ऐसी कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसका मैंने काम नहीं किया है। तो ये काम एक मुझे समझ में आया, तो एक अपना तैयार हुआ जिस पे हम लोग बात करेंगे अभी। जी, एक अपना, शायद आप लेट्स फार्म अवर ओन सिनेमा की बात कर रहे हैं। जी। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सत्यकाम भाई का एक इनिशिएटिव है लेट्स फार्म अवर ओन सिनेमा, जिसके ऊपर शायद आप पिछले 4-5 साल से काम कर रहे थे। जी जी। तो उसके पीछे ज़्यादा तो सत्यकाम भाई बताएंगे। उसके पीछे मकसद यही है कि जो भारत में अलग अलग इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, जो बनना चाहते हैं, अपना प्रोडक्शन हाउस लाना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं मन में डर रहता है पैसे को लेके, और डर रहता है बॉलीवुड का जो भौकाल है बहुत तो उसमें कैसे कोई के आगे कह दे कि भैया मैं फिल्म बना रहा हूँ। हाँ, पैसे का रोल है उसमें बहुत, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का रोल है, फिल्म को बेचना आपको बाद में। तो लेट्स फार्म अवर ओन सिनेमा के बारे में मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहूँगा। जी। ये पूरा तो ये क्या है? हाँ, यस। तो ये जो कड़ी लास्ट छोड़ा मैं, उसी की जर्नी है ये बेसिकली। तो वहाँ पे सब कुछ सीखने तो समझ गया मैं, तो मुझे ये लगा कि बॉस मुझे अपनी फिल्म बनानी होगी अपने आप को लॉन्च करने के लिए। फिर आप धर्मशास्त्रों में जाएं, वेदों में जाएं, तो हर जगह यही लिखा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। तो इस तरह की चीज़ें कनेक्ट हुई कि स्वयं है, तो आप स्वयं हो भाई, अपना रास्ता बनाओ। हर आदमी ने यही कहा, हमारे स्कूलों में कहा गया है, हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि
आप अपना रास्ता स्वयं बनाएं, मेहनत से सब कुछ होता है। तो इन चीज़ों को साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली क्लियर होता गया और सेटअप तैयार हुआ कि यस अब हम लोग फिल्म बनाएंगे जैसे नाटक होता था। फिर ये हुआ कि यार हम लोग नाटक में टिकट बेचने जाते थे, घर घर जाके दुकान जाके टिकट बेचते थे कि आइए देखने के लिए। यहाँ तो ये फैसिलिटी है नहीं, तो मार्केटिंग कहाँ से होगा, कहाँ से जो चीज़ हम बनाएंगे वो जाएगा कैसे मार्केट में। तो इसका भी सोल्यूशन निकला। तो इसका सोल्यूशन मुझे ये निकला कि बड़ा एक्टर मुझे बनना पड़ेगा, थोड़ा पॉपुलर एक्टर बनना पड़ेगा। तो ये मेरे पास सबसे आसान ईजी वे है कि मैं थोड़ा सा पॉपुलर हो जाऊंगा तो मेरे कनेक्टिविटी अच्छे होंगे, तो अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा, अच्छा काम करूंगा, तो उनसे अच्छे रिलेशन बन जाएंगे। तो उनसे मैं अच्छी बातें कह दूंगा कि सर मैंने एक कार्य किया, तो अच्छा करके एक लगा कि एक चेन बनाया मैंने। तो वहाँ पे मुझे क्लियर हुई कि ये जो मेरा सपना है, जो मेहनत है, जो कह रहा हूँ कि एक अपना प्लेटफॉर्म बनाऊँ, इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत ये है मेरा स्ट्रॉन्ग होना, मेरा पॉपुलर होना, ताकि चीज़ें हो। तो ये एक क्लियर हुआ। तो वहाँ से फिर एक स्ट्रैटेजी बनी और मैंने 3 साल तक जो बता रहा था कि मैंने एक्टिंग किया नहीं, 3 साल तक मैंने एक्टिंग की ही नहीं। मैंने कहा कि नहीं, ये छोटा मोटा करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि बड़ा करना इसलिए है क्योंकि आदमी काम क्यों करता है, 2 चीज़ के लिए करता है ना, या तो नाम के लिए करता है, नहीं तो पैसे के लिए करता है। तो छोटे काम में ना पैसे होते हैं और ना आपका कुछ नाम होने वाला है। तो हुआ कि इसको स्टॉप करते हैं। बाकी रही बात सर्वाइविंग की, तो उसके लिए कुछ और रास्ता अपनाते हैं, ये है मेहनत। तो उसके लिए मैंने घोस्ट राइटिंग की, किसी और के नाम पर राइटिंग करता था ताकि मेरे महीने का 80,000 90,000 रुपये आ जाए। मैं अपने घर परिवार की जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं शांत रहूँ, ताकि मैं, क्योंकि अभी मैं गेम प्लान कर रहा हूँ, एक वॉर की तैयारी हो रही है, एक उस लेवल पे मेरे दिमाग में चल रहा था। और मैंने एक्टिंग किया है नहीं बिल्कुल, और स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे बड़ा काम करना होगा ताकि मैं बड़ा हूँ। तो मैं जब बड़ा होऊंगा तो मेरा ये जो कार्य है ये ईजिली बड़ा होने लगेगा, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मुझे रोकेगा नहीं, क्योंकि हर जगह पैसा ही रोकता है। ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बनी। उस स्ट्रैटेजी में हुआ कि कुछ 10-8 नाम मैंने नोट किया कि इनके अब कैसे मुझे जाना है, दैट इज़ ये मेहनत करनी। उसमें महेश भट्ट साहब थे, उसमें यश राज कंपनी थी, उसमें विशाल भारद्वाज सर थे, उसमें बहुत सारे और भी लोग थे, अमित मासूरकर थे। तो ये हुआ कि इनको मुझे अब ट्रेस करना, यहाँ तक मुझे पहुँचना है और मुझे इन लोगों के साथ काम करना है। तो उसके लिए क्या करना हो, तो उसके लिए फिर स्ट्रैटेजी बनी, लिंक ढूंढा गया, बातें होने लगी, अब एक रास्ता मिलने लगा। तो मेरी पहली अचीवमेंट हुई कि मुझे एक फ़िल्म मिली जिसका नाम है मार्कशीट, जो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैं मेन नेगेटिव नेगेटिव में हूँ, और इस फिल्म को भट्ट साहब प्रेजेंट कर रहे हैं, महेश भट्ट साहब। यस। दूसरी मेरी अचीवमेंट थी ये फिल्म मर्दानी 2 आई थी फिल्म। तो मर्दानी 2 में एक पुलिस वाले का कैरेक्टर है, उसमें एक वन ऑफ द लीड कैरेक्टर है, जिसके लिए 1.5 से 2 महीने तक फाइटिंग चली है। उस कैरेक्टर के लिए डायरेक्टर जो थे वो लेके बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस मेरा अच्छा लग रहा था और लुक एक लड़का और हैं जिन्होंने किया है उसका अच्छा लग रहा था। तो किसको करूं किसको नहीं करूं, तो उनका सिलेक्शन हुआ। तो मेरा सिलेक्शन होना ना होना अलग बात है, मैं वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद में शेरनी फिल्म अभी मुझे मिला। शेरनी फिल्म अमित मासूरकर की फिल्म है, जिन्होंने न्यूटन बनाई थी। उनकी अगली फिल्म है शेरनी, जिसमें विद्या बालन है। तो इसके लिए ट्रेस मतलब मैंने चेजिंग किया है। मुकेश छाबरा जो मेरे अच्छे दोस्त थे, जिनके साथ मैंने काम भी किया था, उनसे मेरी बात हुई थी कि जाकर उनसे मैंने बात किया था। जब धड़क फिल्म में उन्होंने मुझे बुलाया था, धड़क एक छोटे से रोल के लिए, तो मैंने कहा कि नहीं करूँगा। बोला कि क्यों नहीं करेगा, तू कर ले, पैसा आएगा। दोस्त की तरह बोला, पैसा आएगा, बेटा तेरा बड़ा हो रहा है। मैंने बोला कि बेटा बड़ा होते हुए देख रहे हो ना, तो बड़ा हो ही रहा है वो, मुर्ख कहाँ रहा है वो। ठीक है, अगर दोस्ती निभानी है तो मैं चाह रहा हूँ भाई कि मैं कुछ सेकंड लीड कैरेक्टर करूँ, या नेगेटिव करूँ, या वन ऑफ द लीड कैरेक्टर करूँ। तो इसके लिए पहले मैं बनूँगा, उस लायक मैं बनूँगा। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूँगा और फिर आप दोस्ती दिखाओ अपना। तो ये जब 2-3 हो गया तो ये मुकेश भाई को हमेशा जा रहा था मामला कि आज महेश भट्ट क्लियर हो गया था कि अब मतलब मैं बता रहा था ना कि महेश भट्ट का कर रहा हूँ। शेरनी जैसे मुकेश को पता चला, उसके बाद 7 फिल्म के मेरे पास 7 प्रोजेक्ट्स के ऑफर आए मुकेश भाई के, जिसमें से 5 मैं कर रहा हूँ, मतलब 4 तो कर चुका हूँ। तो ये एक स्ट्रैटेजी बनाई, तो इधर भी मैं बढ़ता गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरे फिल्म के नाम आए तो मैं यहाँ पे स्ट्रांग होता गया कि ओके चलो मैं अब इनसे बात करूँगा। तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों से बताता था कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो लोग बहुत खुश होते थे कि अरे आप, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाया है। तो मैं लेट्स फार्म अवर ओन सिनेमा के ऊपर दोबारा आना चाहूँगा। अभी उसका सफ़र किस पड़ाव पे है और फ्यूचर क्या है उसका, उसमें टीम क्या है,
तो किस स्टेज पे है, उसमें क्या कुछ काम हुआ है? जी जी, मैं वो उसके बारे में ये है कहना कि आखिर वो फॉर्म क्यों हुआ। फॉर्म ये हुआ कि मुझे समझ में आया कि यार कोई दूसरा आपको ब्रेक देना दे, कब देगा, क्या देगा, कैसे देगा पता नहीं है। एक हम अपना बनाए, जब चाहें तो हम अपना ब्रेक खुद दे दें, ठीक है। फिर मेरे मन में बात आई, क्योंकि सोशल से थोड़ा जुड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि यार ये सिर्फ मुझ तक ही लिमिट क्यों रहे, इसको हम स्प्रेड करते हैं। अच्छा, चूंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर से लोग मुझे जानते थे, मेरे इलाके के लोग जानते थे, तो सब लोग अक्सर होता है ना कि आप फ़ोन करके बोलते हैं कि यार भैया हमें भी काम दिलाइए, हमें भी रोल दीजिए, भैया हमको ये कीजिए, हम भैया हम डायरेक्टर हैं, हम भैया गाना लिखना है। तो इस तरह की चीज़ें आती थी जो कि झेलना भी पड़ता था, क्योंकि आप जो आपके पास खुद ही काम नहीं है, दूसरों क्या दिलवाओगे आप। जी जी जी। तो हुआ कि इसको क्यों नहीं इसमें जोड़ा जाए। तो दिमाग में आया कि जैसे मैं हूँ, जो मुझसे जो काम बोलेगा कि तू अपना ब्रेक तू ले भाई, तो जिसको अपना ब्रेक लेना होगा लेगा, नहीं होगा तो निकल लेगा। तो इसमें अब लड़के आने लगे कि भैया मुझे एक्टिंग करना है, आप मुझे एक्टिंग का काम दिलाइए। मैं बोला कि बिल्कुल काम दिलाऊंगा तुझे। तो बोला कि भैया कैसे। मैं कहा कि तू कैसा एक्टिंग करना चाहता है, तू अपनी स्क्रीन पे क्या दिखना चाहता है, उसको लिख, स्टोरी तू लिख और उसको तू डायरेक्ट करेगा, मैं उसमें हेल्प करूँगा। तो अपने आप को लॉन्च कर। तो भैया पैसा, मैंने कहा वो तेरी टेंशन है नहीं, कुछ नहीं है। तो उसमें से 100 में से 2 ही टिकते थे, बाकी भाग जाते थे, क्योंकि मेहनत है इसमें, लिखेगा नहीं, ठीक है। तो जो 2 टिके, वो टिके तो हैं आज भी। और उनको फिर हुआ तो वो खुद की कहानी लिखी उसने, वो बोला कि भैया पैसा। मैंने कहा पैसा सबसे लास्ट में होगा, तुम्हारा काम है कि तुम अपने आप को कैसा लॉन्च करना चाहते हो। और मैंने उसको वो जो एक्टर आया था मेरे पास, उसको मैं बहुत धीरे से डाइवर्ट करके डायरेक्टर बना दिया, क्योंकि डायरेक्टर आप जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप अपने आप को लॉन्च नहीं करेंगे, फिर आप किसी पे डिपेंड रहेंगे। जी जी जी। अच्छा, एक फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा कि डायरेक्टर बनते ही उस प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाती थी, तो मैं कट जाता था, तो मेरे पास समय बचता था दूसरे जगह पे प्लेटफॉर्म, और जो भी हम लोग सिनेमा का खेती, जो मैंने नाम दिया उसका कि फार्मिंग करने का। तो वो बंदा अब वो बोलता था कि अभी मुझे गाना चाहिए। मैं कहा कि ढूंढ मुझे डायरेक्टर। तो मैं क्यों ढूंढूं, मैं कहा कि तेरी फिल्म है तो मैं कैसे ढूंढूंगा, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तो इस तरह से उसको पूरा सिनेमा उसको फील करा देना कि तेरे सिनेमा का गाना जब तुझे नहीं पता है तो मुझे पता है, हाँ गाना कैसा होना चाहिए सोचता हूँ। तो अब वो गाना सोचने लगा, तो उसके दिमाग में कुछ तो बजने लगा। तो धीरे धीरे वो सारी जिम्मेदारी निभाता है और डायरेक्टर बना। तो ये 1 जगह 2 जगह 3 जगह जब सक्सेस हुआ, तो इसको स्प्रेड करना मैंने शुरू किया। तो सोशल मीडिया पे बहुत फैला हुआ हूँ मैं, तो उसके थ्रू जो लोग मेरे पास आते हैं, उनसे बातें होती है, और उनके साथ यही होता है कि आपको क्या करना, जिस मदद के लिए आप मेरे पास आ रहे हो वो स्वयं आप करो। हमारे पास पूरी टीम है। तो सत्यकाम भाई, आप लफोक के बारे में बता रहे थे। जी जी, तो उसके एक अलग अलग तैयारियों के बारे में बताया। जी। तो अभी हम क्या क्या देखने वाले हैं लफोक में, और क्या उसका एक जर्नी रही है अभी तक, जिसमें छोटी छोटी सक्सेस हैं, छोटे छोटे अलग अलग लोगों की। जी, सक्सेस अभी तक की जर्नी में, मतलब मुझे लग रहा है कि 4 साल पहले शुरू किया गया था, और उसके पीछे कारण यही था कि एक टीम बनानी है, सबको एक ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है, जिससे सोशल वर्क हो, बहुत सारा काम हो। तो अभी इस कंडीशन ये है कि 45 के अराउंड बच्चे ही कहूँगा मैं, क्योंकि एज भी कम है उन लोगों का, वो लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो टिके हैं, ये वो लोग नहीं है जिनको मैंने चुना है, कि उन लोगों ने मुझे चुना है और टिके रहे हैं, जिनको 3-3 4-4 महीने तक झिलाया है मैंने क्योंकि देखना था, झिलाया उनको, और वो टिके रहे हैं, तो वो आज कर रहे हैं। तो शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं ये लोग, कुछ उसमें से हैं जो कई शॉर्ट फिल्म्स बना के अवार्ड ले रहे हैं, और जो थोड़े सीनियर वाले हो गए हैं, जो 4 साल पहले वाले हो गए, वो अभी फिल्म बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो उसमें से एक हैं सीनू मोहंती, जो अभी फिल्म मतलब एक फिल्म उन्होंने डायरेक्ट कर डाली, 7 डेज नाम है उसका, फीचर फिल्म, 1 घंटे 40 मिनट की फिल्म। और दूसरी एक फिल्म है उनकी, जादू घोड़ा। क्या नाम बताया आपने? 7 डेज। ये एक हॉरर फिल्म है। और दूसरी फिल्म है जादू घोड़ा, इसका नाम है। ये है यूरेनियम को लेके है, जिस तरह से पहाड़ों में नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और झारखंड में स्पेशली यूरेनियम निकल रहा है, उससे आने वाले 50 साल के बाद हम सब विकलांग हो जाएंगे। तो उस पर पूरी उनकी फिल्म की एक शेड्यूल ख़त्म हो गई है। ये लफोक के प्रोडक्शन से है। और इससे पहले 2 फिल्में हैं जो मैंने डायरेक्ट की है। एक फिल्म है धक धक करने लगा, ये फिल्म है औरतों के बारे में, जो प्रेगनेंसी का 9 महीने का पीरियड होता है, उस 9 महीने के पीरियड में जो औरतों के साथ किस तरह से जो सलूक हो रहा है, जो बातचीत होती है, उसको लेकर एक किस तरह से पूरे देश और सोसाइटी पे इसका असर पड़ रहा है, वो बेस्ट कहानी है। क्योंकि बहुत डिस्क्लोज तो कर नहीं सकता अभी,
और दूसरी फिल्म है द थेरेपिस्ट। ये है बेसिकली इसकी, हम अगर मान लें कि अगर आज सुभाष चंद्र बोस जी होते जिंदा और उनको ये समझ में आता कि इंटरनल कंट्री में अगर सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है देश के तरक्की में, आज़ादी में, रेपिस्ट, तो वो एक रेपिस्ट के साथ क्या डील करते, ये है। तो एक लफोक में शानदार चीज़ ये है क्योंकि सारा काम उसी आदमी को दे दिया जाता है जिसकी इच्छा होती है, और उसको उसी को ही प्रेशर और जिम्मेदारी दी जाती है कि स्टोरी तू भी सोचेगा और कोई नहीं सोचेगा। जो कॉन्सेप्ट लेके आता है वही प्रोड्यूसर होता है और वही डायरेक्टर होता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो तो होता ही है कि तो उसमें ये बताया जाता है कि जिस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं लफोक में, इस लफोक का सबसे पावरफुल कोई चीज़ है वो है कंटेंट। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं उस फिल्म में काम करूँगा तो लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूटर मेरी फिल्म खरीद लेंगे। तो ये जो बीज है दिया जाता है कि भाई हमारे पास हीरो कौन है, हीरो कंटेंट है, तो कंटेंट है। तो उसमें ये बताया जाता है कि गुड नहीं बनाना है, हम एक वर्ड है डिफरेंट, हम दुनिया में उन्हीं चीज़ों पे अट्रैक्ट होते हैं, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन्हीं चीज़ों को मानते हैं, या उन्हें वही लोग हैं जो थोड़ा सा डिफरेंटली काम किया है। तो ये बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि हमें वर्क करना है डिफरेंट। तो एक मेरा एकदम क्लीन कोड है लफोक के कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ गुड फिल्म, वी वांट टू मेक अ डिफरेंट फिल्म। तो जैसे ही डिफरेंट होगा तो कुछ कहानी डिफरेंट हो जाएगी। और आज का जो सिनेरियो चल रहा है, आज का इतना अच्छा मार्केट है, जो भी कहें हम, जिस सदी में हम जी रहे हैं अभी, कि अब नीड जो है ओटीटी का जो जन्म हो चुका है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, इनको डिफरेंट स्टोरी चाहिए। तो हमारे पास जो डिफरेंट कहानी होगी वही हमारा हीरो है। तो अलग अलग कहानियों पे काम करना ही हमारा पहला लक्ष्य हो जाता है। तो हम कहानी नॉर्मल सोचते ही नहीं। तो ये लफोक की एक सबसे बड़ी बात जो मैं शेयर करना चाह रहा था कि यहाँ पे बहुत जो भी कहानियाँ होंगी बड़ी अलग अलग कहानियाँ होंगी, टिपिकल फिल्म है ही नहीं ये। तो आने वाले लफोक के प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं जान सकता हूँ क्या क्या आ रहा है या किन किन चीज़ों पे काम चल रहा है अभी? जी, आने वाले टाइम में अभी तो यही है कि जो फिल्मों के जिक्र किया हमने, 3 फिल्में, धक धक करने लगा, द थेरेपिस्ट और 7 डेज, इसके पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, एडिटिंग ऑलमोस्ट कुछ के कंप्लीट हो चुके हैं और किसी का बैकग्राउंड शुरू हो रहा है तो किसी का कंप्लीट हो रहा है। आगे में अभी मेरे कम से कम 7 या 8 जगह टाई अप हुआ है, अलग अलग लोग, वो लोग जो लड़के बड़े हो गए हैं, तो ये मेरा टाई अप होता है। जैसे लड़के जो बड़े हो गए, जैसे इंदौर में हैं लोग, इंदौर में वो लोग काम कर रहे हैं, अब हुआ कि भैया हम लोग को फिल्म करना है लफोक से, तो वो और लफोक का कोलैबोरेशन होगा। तो ये 7 जगह पे अभी कोलैबोरेशन, जहाँ पे मतलब चूंकि मेरे पास थोड़ा वक्त कम है क्योंकि मैं भी शूटिंग में बहुत बिजी हूँ अपने पर्सनल ऐसा, तो 7 में से इंदौर में होने वाला है, मुंबई में 2 होने वाला है, आपके बनारस में 1 है और दिल्ली में 1 है। तो इन सब के साथ टाई अप करके हमको फिल्म बनानी है। बिहार में पटना में 1 है और ये 7 तो ऐसे दिखाई दे रहा है जहाँ पे उनके साथ लफोक जुड़ेगी, मतलब नाम देना है ऐसा। थोड़ा मैं ये जानना चाहूँगा, अभी जो ओटीटी का आगमन हुआ है अभी पिछले 4-5 साल में हुआ है और अभी उसने काफ़ी एक मार्केट बना रहा है, ओटीटी नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जी, तो उसने कंटेंट क्रिएटर्स को कैसे फैसिलिटेट किया है? तो पर एक दूसरी डिबेट ये चल रही है कि वहाँ पर जो पता नहीं उसमें सच्चाई कितनी है कि जो एक नेक्सस है हाई लेवल पर कि पैसे वाले को ही मिलेगा, वहाँ पर स्लॉट मिलेगा, क्या ऐसा है क्या कुछ? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। हो सकता है किसी एक खास सेक्शन में हो, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज ओटीटी पे जो हमें नए प्रोडक्शंस अगर ध्यान से हम देखिए तो नए प्रोडक्शन, नए चेहरे, नए डायरेक्टर, नए फेसेस, इतनी चीज़ें आ रही हैं कि शायद इससे बेहतर गोल्डन टाइम, मुझे तो लगता ही नहीं कि इससे बेहतर गोल्डन टाइम कभी रहा होगा कि एक कॉमन आदमी भी, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं हम लोग। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, क्या सिनेमा अपनी रेलेवेंस खो देगा? क्या सिनेमा का अपना इम्पोर्टेंस वैसा बना रहेगा, वैसा कलेक्शन बना रहेगा ओटीटी के आने से? देखिए, उतनी तो मैं एकदम उस तरह का कोई ट्रेड पंडित नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली देखिए थोड़ा तो अंतर, सिनेमा नहीं खोएगा। सिनेमा मुझे लगता है कि सिनेमा हॉल से शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अभी हम सब कुछ हमारे जो साइकोलॉजिकली हम ऑनलाइन हो चुके हैं, बहुत रेयर ही ऐसा, क्योंकि हमारी लाइफ जो है ना 20-20 हो चुकी है। जैसे हम क्रिकेट मैच 50 ओवर का होता था, आज के डेट में नहीं देखते हम 20 की लाइफ हो चुकी है और सेटिस्फाइड होते हैं हम। वैसी सिनेमा हॉल में जाके देखना, लोगों के लाइफ में टाइम बचेगा नहीं। ये बहुत बड़े जो सिनेमची होंगे
जिनको सिनेमा हॉल में ही देखनी है फिल्म, उसी तरह के लोग आने वाले टाइम में हॉल में जाके देखेंगे। किसी टाइम पे भारत में एक डिबेट चलती थी कमर्शियल सिनेमा वर्सेस आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा जी हालांकि नए फिल्म मेकर्स ने इसको पिछले 10-12 साल में काफ़ी तोड़ा है जी और जी। अब वो गैप काफ़ी सिमटता नज़र आ रहा है और कई बार ये लग रहा है कि अब गैप शायद नहीं है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं जो कमर्शियल और आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा के बीच में गैप होता था? तो उसको मैं अगर दूसरे तरीके से फ्रेम करूँ क्वेश्चंस को कि काफ़ी लो बजट फिल्में वो कमर्शियली इतना अच्छा नहीं कर पाती थी पर आज कर रही हैं बहुत अच्छा। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? अभी भी वो गैप है कि वो मिट चुका है पूरी तरह से? सर ये मतलब मैं एक अपने जो मेरा व्यू उस पर ये देना चाहूँगा कि मुझे लगता है ना कि कमर्शियल और जो पैरेलल सिनेमा की बात है, जो मुझे जो समझ में आता है कि अगर लगान में आमिर खान नहीं होते तो वो एक पैरेलल फिल्म होती। जी जी। आमिर खान साहब आ गए तो वो एक कमर्शियल फिल्म होगी। तो मुझे लगता है कि कमर्शियल एक्टर जो है ना, उसके आने जाने से कमर्शियल की परिभाषा बदल जाती है। अगर माझी फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रोल किया है, अगर उसी फिल्म में वो आमिर खान की होते तो माझी वही फिल्म कमर्शियल फिल्म हो जाती है। तो कमर्शियल एक्टर का एग्जिस्टेंस कमर्शियल बना देता है और नहीं बनाता, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो है, जो मुझे समझ है, ये कभी मिटेगी नहीं। जो कमर्शियल हीरो हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि मार्केट है, पैसा है, एग्जिस्टेंस उसकी भी है बहुत सॉलिड, कमर्शियली एक वैल्यू ऐड हो जाती है फिल्म हो जाती है। और देखिए कमर्शियल फिल्म भी तो बननी ज़रूरी है। भारत में अगर हम 500 करोड़ की फिल्म नहीं बनाएंगे तो विश्व पटल पर सोचिए हम कैसे दावा ठोक सकते हैं कि हमारे यहाँ भी फिल्में बन सकती हैं। तो उसके लिए कमर्शियल वैल्यू है होना बहुत ज़रूरी है, कमर्शियल हीरो का होना बहुत ज़रूरी है जो 500 करोड़ रुपया लेके तो आए मार्केट से। दूसरा एक लास्ट मेरा क्वेश्चन होगा कि जो नेपोटिज्म के ऊपर एक पीछे बहस चल रही है और वो एक हॉट टॉपिक है इंडस्ट्री का, जी, आप इस नेपोटिज्म के टॉपिक को कैसे देखते हैं? हालांकि आपका भी बेटा है, नहीं सबका है, 17 साल का है, हाँ, नेचुरली वो सिनेमा में आना चाहेगा, उसके लिए रास्ते आसान होंगे, ऑब्वियसली तो होगा। आप इस नेपोटिज्म को कैसे देखते हैं? देखिए नेपोटिज्म ये आज से तो है ही नहीं और सिर्फ सिनेमा में है नहीं, ये सदियों से है। आप जाएं, हम जब से मानव जन्म हुआ है, जब से हम समाज में समाज के जानवर में देखिए आप, शेर का बेटा शेर राजा बनता है। तो ये नेपोटिज्म जो है वो ईश्वर द्वारा दिया हुआ है, इसको कभी तोड़ ही नहीं सकते। प्रैक्टिकली बात कह रहा हूँ मैं। अब मैं इतने साल से मेहनत करके ये लफोक शुरू कर रहा हूँ कि अपने साथ कई लोगों को भी ब्रेक देने की बात हो रही है, तो क्या इसमें मैं अपने बेटे को ब्रेक नहीं दूंगा? क्यों नहीं दूंगा भाई, क्यों नहीं दूंगा? प्लस आज जिस एज में या जिस इस मुकाम पे आने के बाद जहाँ जहाँ मेरे जान पहचान हुए हैं, कल को अगर ये हो कि भाई मेरा बेटा अनुराग सर को असिस्ट करना चाहता है तो उसको लिए 2 मिनट लगेगा, तो अब आप इसको कहेंगे नेपोटिज्म, तो ये कैसे नहीं होगा? इसको कौन रोक सकता है? क्यों नहीं होगा? एज ए फादर अगर मैं सोचूं तो मैं हूं जो ज़मीन से आया हूं, तो ये चलता रहेगा, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग मतलब कि वो जो बच्चा, जो मेरा बेटा है, मेरा मानना है मेरा बेटा है, वो अब उसको चूंकि मिली नहीं चीज़ें, उसने वैल्यूज़ को नहीं समझा, तो वो कल को जब मेरे ही जैसा, उसके बाप जैसा ही कोई बंदा दिखाई देगा तो उसके साथ वो भेदभाव ना करे। इसके लिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बेटे को ये बताऊं, उसको लगे कि मेरा फादर, ये मेरा फादर की तरह है। तो ये हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, बाकी ये जो सिस्टम चल रहा है इसको कोई नहीं रोक सकता। तो सत्यकाम, मैं जानना चाहूँगा कि जो दर्शक हमको देख रहे हैं जी, तो वो जो न्यू कमर है, बॉलीवुड में लोग आते हैं, तरह तरह के सपने लेके आते हैं और 2-2-3 साल मैंने देखा है यहाँ पर स्ट्रगल करके वापस चले जाते हैं, कुछ जी, कर भी नहीं पाते हैं। जी। तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए मेरा मैसेज यही है कि क्योंकि मैं जिस रास्ते से मतलब अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं वही आपको अपनी बातें कहूँगा कि भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, जाना कोई सोल्यूशन है नहीं। सबसे आसान काम है चले जाना, तो कोई सोल्यूशन है नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। तो नॉर्मली यही होता है और हमारे यहाँ लोगों को सिखाया, मतलब इस तरह की व्यवहारिक जीवन में बातें यही होती है कि भाई ज्ञान जैसे मिलता है तो ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी हो चुकी है कि बताना मत उसको, ये मैंने बहुत देखा है इधर। बताना मत उसको। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे कई लोग बोलते हैं कि अरे यार आपका ये एक्चुअली लफोक एक फार्मूला है, एक फार्मूला है, इस फार्मूला पर हम बैठेंगे हम लोग तो सॉल्व हो जाएगा, ये मामला है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, जो अच्छे दोस्तों की बात कर रहा हूँ, वो भी मुझसे बोलते हैं कि बताइएगा मत आप किसी को। तो मुझे ये समझ में आता है कि न्यूटन साहब जो थे, आइंस्टीन साहब जो थे, अगर वो भी यही सोचते कि अरे मुझे तो सूत्र मिल गया ना दूं, तो एक तो क्या होता, दूसरा कि क्या उससे वो विलुप्त हुए। तो ये जो और बड़े बने, वो ज्ञान बांटने से बढ़ता है और जो जिसका ज्ञान है वो भी दुनिया में जाना चाहता है। हाँ, तो ये ज्ञान है मेरे अनुसार। मैंने एक सूत्र बनाया है जिसका नाम लफोक दिया है और उस सूत्र पर मैं अभी 3.5 फिल्म बना चुका।
जिसका पोस्ट चल रहा है, तो मैं उस सूत्र पे सॉल्व कर चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से जो लोग भी हो, लौट जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, और चले गए हैं आज के डेट में तो कोई दिक्कत नहीं। आज हम उस दौर में हैं जहाँ पे ऑनलाइन सब कुछ हो रहा था। आप जहाँ हैं वहाँ से भी आप सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको अपना सपना पूरा करना है तो आपको स्टैंड लेना होगा, कमांडर आपको बनना होगा, ड्राइवर आप होंगे, हम सब आपके यात्री होंगे, सहयात्री होंगे, और गाड़ी को धक्का लेके पहुंचा देंगे। और हम यही काम कर रहे हैं, यही लफोक। तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए हम लोगों से, सारे डिटेल्स आपको मिलेगा यहाँ पे। एक बार देखिए कि जितनी हम बातें कर रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकली हम कर भी रहे हैं कि खाली ऐसे ही बकर बकर कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। और हमें बहुत मज़ा आएगा कि अगर आप समझ जाएंगे और जुड़ जाएंगे तो आपके ड्रीम्स पूरे होंगे जो आप चाहते हैं, और आप ही जिम्मेदारी लेंगे, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे उसका। बट साथ हैं, जिस साथ की कमी होती है वो हम साथ में हैं, और उससे हमें भी फ़ायदा है। जैसे अभी मैं 45 का बात कर रहा हूँ, हम 46 हो जाएंगे, हम 47 हो जाएंगे, हम 48 हो जाएंगे, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो ये एक फार्मूला है लफोक। तो आप लोग भी जुड़ें, देखें, समझें ज़रूर कि भाई ये जो बातें हो रही हैं वो क्या बातें हो रही हैं, क्यों बातें हो रही है, क्या सच है क्या नहीं है। तो अच्छा लगेगा। और पर्पस भी हमारा यही था बात करने का आज कि ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और जुड़े और काम करें। हम लोग काम बहुत आसान है, मतलब जैसे नहीं तो मिल गया मुझे फार्मूला, इसलिए बात कर रहा हूँ कि लगता है बहुत आसान है ये। हमसे डायरेक्टर बनना है हम लोग को। शर्त यही है कि एक छोटी सी है, थोड़ी शर्त से बताना मैं चाहूँगा कि जिसने आइडिया दिया वही सॉल्व करेगा, मतलब वही बनाएगा। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं तो बोले कि भैया सर इस पे ना फिल्म बनाते हैं, एक बहुत बढ़िया मेरे पास कहानी है। तो जो आदमी उस कहानी को जी चुका है, जो आदमी, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो आदमी उस कहानी को जी चुका है, उसको देख रहा है रोज़, सिनेमा भी देख रहा है, वो हो सकता है कि शायद उसको टेक्निकली कुछ नॉलेज ना हो, मुझे कौन सा टेक्निकली बहुत नॉलेज है, लेकिन हम एक टेक्निकल नॉलेजेबल आदमी को ला देंगे जो टेक्निकली जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो सॉल्व हो जाएगा। तो उससे बेहतर उस सिनेमा को कौन कर सकता है। तो ये एक शर्त है कि भाई आप आइडिया देंगे, मतलब यानी कि आप इच्छा जाहिर करेंगे तो आपको ही जिम्मेदारी दे दी जाएगी आपके सपने का, जिसमें हम सब लोग पूरी टीम हर तरह से एकदम मतलब बल्ले बल्ले करते हुए साथ देंगे हम लोग। ये है हमारा लफोक। तो आप लोग आइए और देखिए, समझिए हम लोगों को कि क्या हम बातें कर रहे हैं। इतना ज़रूर कहूँगा जी। आज की मुलाकात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लफोक और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आगे के लिए। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक अच्छी चीज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए जो हम पहल आपने किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलें जुड़ें तो मज़ा आएगा, समझें एक दूसरे को। थैंक यू सो मच।